हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भूकंप अर्थक्वेक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो भूकंप का अर्थ क्या है, इसको देख लेते हैं। भूकंप का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का कंपन है, जिसका तात्पर्य पृथ्वी के भीतर होने वाले कंपन या हलचल से होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे भूकंपीय तरंग का निर्माण होता है। जो भूकंप है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। भू का मतलब पृथ्वी तथा कंपन का मतलब कंपन करना, अर्थात पृथ्वी का कंपन करना ही भूकंप है, हलचल होना ही भूकंप है। का निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी भूकंप तरंग के कारण पृथ्वी की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को ही भूकंप कहा जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो सिस्मोग्राफी है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब भूकंप आने के कारण जान लेते हैं। भूकंप आने के कारण पहला मुख्य कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी का विस्फोट भूकंप आने का प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्र में की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। जब ज्वालामुखी तीव्र गति से उद्गार होता है तो उस क्षेत्र में बहुत विस्फोट होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र के भूभाग पर कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म के बाद से ही सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें विभिन्न परत में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इससे भूमि की आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित हो जाती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही भूकंप है। क्योंकि पृथ्वी सिकुड़ रही है, वह निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण यह ऊपरी सतह में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप आता है। अगला है जलीय भार। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशय में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। जब बड़े बड़े बांध बनाया जाता है तो उसमें जल संग्रहण किया जाता है। जल का संग्रहण आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जिसके कारण जल चट्टान पर अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टान के दबाव बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तन से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप आने की संभावना रहती है। जब अत्यधिक मात्रा में जल संग्रहण कर लिया जाता है तो वह जल का दबाव भूमि पर पड़ने लगता है, जिसके कारण वहाँ कंपन उत्पन्न होने लगता है, जिसे भूकंप आने की प्राकृतिक कारणों से नहीं, यह मानव निर्मित कारणों से भूकंप आता है। अगला है प्लेट टेक्टोनिक कारण। पृथ्वी के पटल को प्लेटों से बना हुआ है। जो पृथ्वी के पटल हैं वह प्लेट से बना हुआ है। ये प्लेट सरकती हैं और कभी कभी एक दूसरे से टकराती हैं। यह प्लेट कभी कभी
ऐसे ऐसे रखती हैं, कभी कभी एक दूसरे से दोनों प्लेट टकराती हैं, अतः इन प्लेट के टकराने से भूकंप उत्पन्न होते हैं। इन प्लेट के टकराने से ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे भूकंप केंद्र, इसको याद में रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और जब यहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा, फिर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जिस पॉइंट पर भूकंप पहले निकलेगा उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। इस पॉइंट पर भूकंप सबसे पहले आया, इस कारण इसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। जिस पॉइंट से भूकंप निकलता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहाँ पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंप आता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। जो भूकंप केंद्र है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ भूकंपी तरंग मुक्त होते हैं। इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। यहाँ भूकंपी तरंग मुक्त होते हैं, इस कारण इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। और भूकंप का अधिकेंद्र यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंप तरंग सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंचती हैं। जहाँ भूकंप की तरंग सर्वप्रथम पहुंचती हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है। जब यह भूकंप के यहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है तो इसका वेग है तीव्र बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्षति होती है। बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा क्षति कौन से क्षेत्र में होते हैं? वह भूकंप का अधिकेंद्र क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आने पर क्षति होती है। अगला है भूकंप तरंग। भूकंप तरंग कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है पी तरंग, उसके बाद है एस तरंग, दूसरा है एस तरंग है, तीसरा है एल तरंग। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, इसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं। पी तरंग को प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव कहते हैं। उसी प्रकार एस तरंग की बात करें तो इन्हें द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। इस तरंग को द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसी प्रकार एल तरंग इन तरंग की खोज HD लव ने की थी, इसलिए इस तरंग को लव वेव भी कहते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं कि लव वेव किसे कहते हैं, तो लव वेव एल तरंग को कहते हैं। पी तरंग है, इस तरंग की औसत गति, पी तरंग की औसत गति है वह लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। जो पी तरंग की गति होता है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। यह 1 सेकंड पर 8 किलोमीटर तय करती हैं। इस तरंग की बात कही जाए तो इस तरंग की औसत गति है वह लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरंग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर तक यह यात्रा करती हैं। कौन से? इस तरंग। एल तरंग, इस तरंग की औसत गति है वह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरंग है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड में यह तय करती है। पी तरंग है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चल सकता है। पी तरंग है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चल सकता है। पर जो एस तरंग है वह केवल ठोस माध्यम में चलता है। एस तरंग है वह केवल ठोस माध्यम में चलता है, यह द्रव गैस में यह तरंग नहीं चल पाता। ठोस भूभाग पर ही एस तरंग आते हैं। उसके बाद है धरातल। जो एल तरंग है वो वह धरातली तरंग है। यह तरंग केवल धरातल पर ही चल सकता है और इसकी गति है वह 1.5 सेकंड प्रति किलोमीटर, 1.5 प्रति किलोमीटर है प्रति सेकंड। पी तरंग सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं। पी तरंग आने से क्षति बहुत ही कम होता है और एस तरंग आने से इसके क्षति औसत होते हैं। जबकि एल तरंग अत्यधिक विनाशकारी हैं। जब एल तरंग आते हैं तो यह अत्यधिक विनाश करके जाता है। सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग को कहा जाता है।
पी तरंग है वह अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से इसे जाने जाते हैं। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दैर्ध्य और कौन से तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अनुदैर्ध्य तरंग है वह पी तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है वह एस तरंग है। और एल तरंग को भी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो एस तरंग और एल तरंग यह दोनों तरंग ही अनुप्रस्थ तरंग हैं। यहाँ भूकंप के तरंग में पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग तीनों तरंग के बारे में डिटेल जानकारी है। इस चार्ट को आपको याद करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भूकंप विश्व में किन किन क्षेत्र में आते हैं उसको देख लेते हैं। यह डायग्राम मैप के माध्यम से भूकंपी क्षेत्र को विभाजित किया गया है। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ भूकंप 63% आता है। प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% भूकंप आता है। यह जो बना है इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में भूकंप आता है। इस क्षेत्र से लगे हुए देश भूकंप से ग्रसित होता है। यहाँ भूकंप परिप्रशांत पेटी में 63% आता है। फिर उसी प्रकार है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% भूकंप आता है। यह क्षेत्र यूरोप और एशिया का है, देख ले। इस क्षेत्र को मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। यहाँ भूकंप का 21% भूकंप इस क्षेत्र पर। उसके बाद है तीसरे नंबर पर अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में 16% भूकंप आता है। मध्य अटलांटिक पेटी में 16% भूकंप आता है। यह क्षेत्र है, ये क्षेत्र में 16% भूकंप आता है मध्य अटलांटिक पेटी में। मैप में आप देख सकते हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में जो रेडॉन गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। अगला है भूकंप तरंग की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है। एग्जाम में यह कई बार पूछे जा चुके हैं। तो भूकंप तरंग की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से नापे जाते हैं। भूकंप तरंग की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से नापे जाते हैं। या भूकंप तीव्रता को नापने के वैसे तो 3 स्केल हैं। अब तीनों स्केल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोगी है। जो रिएक्टर स्केल है वह भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांश 1 से 9 तक होता है। जो रिएक्टर स्केल का 1 से 9 तक होता है और यह रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना से 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। इसका पाठ्यांश है वह 1 से 9 तक होता है और प्रत्येक इकाई एक इकाई से पिछली वाली इकाई से 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। इसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। फिर है अगला है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल इसको वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। मर्केली स्केल को वैज्ञानिकों द्वारा इसे प्रमाणित नहीं किया गया है, पर ये इस स्केल से भी भूकंप की तीव्रता को नापा जा सकता है। तीसरा है तीसरा है राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल 11 तक इसका मापन पाठ्यांश होता है। राशि फेरल स्केल का मापन है 1 से 11 तक होता है। अब हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। भूगर्भ में भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंग की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप में धरातली तरंग होती है, यह एल तरंग होती है। भूकंप में धरातली तरंग वह एल तरंग होती है।
पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग है वह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है? तो प्रशांत महासागर 63 के लगभग भूकंप आता है। फिर है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ है वह भूकंपी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का काम में लाया जाता है। फिर है भूकंप केंद्र वह स्थान होता है जहाँ जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंप तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंग है वह सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, यह पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चलते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी वह है भूकंप का विज्ञान है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो भूकंप आने से वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। जो भूकंप का अधिकेंद्र बिंदु है वह भूपृष्ठ का एक बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। जहां भूकंप का पहला झटका है पृथ्वी की ऊपरी सतह भूकंप का पहला झटका अनुभव किया जाता है उसको भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। इसमें हमने भूकंप की संपूर्ण जानकारी और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन किए हैं। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।